Hello everyone, this is Ashish Jain. In this video, we will study about value of supply. Value of supply in the sense that means GST will be levied on value. तो वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू टॉक अबाउट सेक्शन 9. देखिए सेक्शन 9 क्या बोलता है बेसिकली कि इट टेल्स अबाउट द रेट ऑफ GST, चाहे वो कोई भी हो, 5% हो, 12% हो, 18% हो या 28% हो. बट ये परसेंट जो है टैक्स जो है वो किस पे लगेगा? वैल्यू सप्लाई, एंड द वैल्यू सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड एज पर सेक्शन 15. सो हम यहाँ पर आज बात करेंगे सेक्शन 15. सेक्शन 15 क्या बोलता है कि वैल्यू सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड एज पर ट्रांजेक्शन वैल्यू. अब ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या होती है? जैसे देखिए एग्जांपल है, ए पर्सन है, बी पर्सन है. मान लीजिए सप्लायर ने ए को जो है 100 रुपीज़ पे कोई गुड्स जो सेल ऑफ किया है, एंड सप्लायर ने वही सेम प्रोडक्ट जो बी को 110 पे किया है. नाउ द क्वेश्चन इज कि जीएसटी किस पे लगेगा? जीएसटी दोनों ही वैल्यू पे कैलकुलेट होगा. ठीक है, मान लीजिए 5% लगेगा तो 5% ऑफ 100 रुपीज़ एंड 5% ऑफ 110 रुपीज़. ठीक है, तो ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या होती है? ट्रांजेक्शन वैल्यू जितना कस्टमर ने पे किया है या रेसिपिएंट ने पे किया है वही क्या होगी? ट्रांजेक्शन वैल्यू. ठीक है, अब देखिए सेक्शन 15(1) के अकॉर्डिंग क्या है कि आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड एज पर ट्रांजेक्शन वैल्यू. देन प्राइस एक्चुअली पेड बाय द रेसिपिएंट एंड टू अनरिलेटेड पर्सन एज वेल एज सोल कंसिडरेशन, यानी कि प्राइस शुड बी सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, तो ही जो है ये एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा. वैल्यू सप्लाई तभी डिटरमाइन होगी, अदरवाइज नहीं होगी. बट अगर मान लीजिए विदाउट कंसिडरेशन हुआ या पार्टली पेमेंट हुई या फिर सप्लायर ने किसी रिलेटेड पर्सन या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन को जो है सप्लाई की है या फिर सप्लायर ने एजेंट के थ्रू सप्लाई की है, तो फिर उस केस में वैल्यू सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगी? तो सेपरेट कंसिडरेशन आर देयर फॉर डिटरमाइनिंग वैल्यू सप्लाई. इसको बस हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि इन दीज केसेस में वैल्यू सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगी. ठीक है, अब देखते हैं कि वैल्यू सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होगा. फर्स्ट वन इज एनी टैक्सेस, फीस, चार्जेस लेवाइड अंडर एनी लॉ. यहाँ पर टैक्स की बात हो रही है अदर देन जीएसटी. फॉर एग्जांपल कोई रॉ मटेरियल है 100 रुपीज़ का, उस पर मान लीजिए कोई टैक्स चार्ज हुआ विच इज़ अदर देन जीएसटी, तो वो भी इंक्लूड होगा. तो वैल्यू सप्लाई क्या होगी? 110, यानी कि जीएसटी किस पे लैवी होगा? 110 पे होगा, 100 पे नहीं होगा, 110 पे होगा. अब आप सोचेंगे सर ये तो कास्केडिंग इफेक्ट हो रहा है. जी हाँ, कास्केडिंग हो रहा है. दैट मीन्स ये जो सेक्शन 15 बनाया है, पॉइंट इंक्लूड होगा, ये डेलिबरेटली गवर्नमेंट ने बनाया है. ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट इज एनी अमाउंट विच इज टू बी पेबल बाय द सप्लायर बट इट एक्चुअली पेड बाय द रेसिपिएंट, यानी कि कोई भी अमाउंट जो है पे करना था सप्लायर को बट एक्चुअली रेसिपिएंट ने पे कर दिया, तो वो वैल्यू भी जो है जो रेसिपिएंट ने पे करी है वो वैल्यू भी इंक्लूड होगी इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई. फॉर एग्जांपल ये मैं एग्जांपल फिर से लिख देता हूँ. मान लीजिए कोई क्लासरूम है, ठीक है, एक टेचर है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर कोई एक एयर कंडीशन है, वो जो कुछ ख़राब, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी इसमें, बाहर से किसी सर्विसमैन को बुलाया, उसने इसको रिपेयर किया. ठीक है, एंड जो टीचर है वो मान लीजिए पर स्टूडेंट से उस कोर्स के मान लीजिए 40,000 रुपीज़ जो वो चार्ज करता है. ठीक है, अब जब ये एसी रिपेयर हो गया था तो इस पे जो चार्जेस लग रहे थे, मान लीजिए 2,000 जो वो बिल आया. अब ये सर्विसमैन जो टीचर के पास गया कि आप मुझे जो 2,000 की पेमेंट कर दीजिए.
अब मान लीजिए वो टीचर ने बोला, किसी एक स्टूडेंट को बोल दिया कि आप मेरे बिहाफ पे ये 2000 पे कर दीजिए, ठीक है। तो जब स्टूडेंट जो है फाइनल जब टीचर को नेट अमाउंट पेमेंट करने जाएगा फीस की, तो वो कितनी पेमेंट करेगा, दैट इज ₹38,000। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि जो टीचर ने स्टूडेंट से जो चार्ज किया है तो वैल्यू सप्लाई क्या 30,000 ही होगी? जी नहीं, जो 30 जो यहाँ पर स्टूडेंट कौन है, रेसिपेंट है, और टीचर कौन है, सप्लायर है। तो दैट मीन्स यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि एनी अमाउंट विच इज टू बी पेबल बाय सप्लायर बट एक्चुअली पेड बाय रेसिपेंट, दैट वैल्यू ऑल्सो इंक्लूड इन दी वैल्यू ऑफ सप्लाई। दैट मीन्स वो जो 2000 है वो एक्चुअली पे किसको करना चाहिए था, सप्लायर को, यानी कि टीचर को, बट वो किसने पे किया, स्टूडेंट ने, तो वो 2000 पे इंक्लूड होगा। तो ये अमाउंट भी जो है इसमें इंक्लूड होगा। दैट मीन्स 40,000 ही क्या होगा, वैल्यू सप्लाई। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज पैकिंग चार्जेस, कमीशन चार्जेस डन बाय द सप्लायर। दैट मीन्स कोई भी पैकिंग चार्जेस या कमीशन हो वो भी जो है वैल्यू सप्लाई में इंक्लूड होगा। मान लीजिए कोई एक रॉ मटेरियल है वो ये 1000 है, पैकिंग चार्जेस कितने हैं, 100 रुपीज़ है, उस पर जो सप्लायर ने प्रॉफिट अपना ऐड करा 50 रुपीज़ का, तो टोटल वैल्यू चार्ज बाय सप्लायर दैट इज़ 1150। अब आप बोलोगे सर इसमें नई बात क्या है? देखिए नई बात क्या है, यानी कि इसमें ये पॉइंट लाया क्यों है, गवर्नमेंट ने ये पॉइंट लाया क्यों है, इसका पॉइंट क्या है? मान लीजिए अगर ये पॉइंट ना लिखा हो एक्ट में, तो इसमें जो सप्लायर है इसका बहुत बड़ा फ़ायदा उठाएगा। कैसे फ़ायदा उठाएगा? जैसे मान लीजिए मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया है, तो इसमें देखिए सप्लायर क्या करेगा कि पैकिंग चार्जेस कर देगा 1000 के, रॉ मटेरियल कर देगा 100 रुपीज़ का, प्रॉफिट ऐड करेगा 150 रुपीज़ का, ठीक है। कस्टमर से तो वो 1150 लेगा, लेकिन वैल्यू सप्लाई में वो सिर्फ ये दोनों इंक्लूड करेगा, दैट इज़ ₹150। तो GST 150 भी लेवी हो जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट को ये एक्ट में ये रूल लिखना पड़ेगा कि एनी पैकिंग चार्जेस एंड कमीशन चार्ज शैल बी एडिड टू दी वैल्यू सप्लाई। ओके, ना फोर्थ पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन लेट फीस, ठीक है, तो वो भी इंक्लूड होगा किसमें, वैल्यू सप्लाई में। फिफ्थ पॉइंट इज सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक टू प्राइस बाय एनी पर्सन बट नॉट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। आइए समझते हैं इसको, क्या क्या मतलब है इसका। मीन्स क्या बोल रहे हैं, अगर मान लीजिए अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा से ₹100, ये आप हो, आपने किससे परचेज किया, बी से, ठीक है। तो अब मान लीजिए आपके बिहाफ पे, मान लीजिए थर्ड पर्सन है सी, ठीक है, सी ने बोला बी को कि मैं ए के बिहाफ पे 30 रुपीज़ अमाउंट पे कर दूंगा। देखिए वैल्यू प्रोडक्ट कितनी है, 100 रुपीज़ है, बट यहाँ पर जो है थर्ड पर्सन आया सी ने क्या बोला कि आई विल पे ₹30 ऑन बिहाफ ऑफ ए, ठीक है। दैट मीन्स ये तो आपके लिए सब्सिडी होगी, 30 रुपीज़ की सब्सिडी मिलती है, बिकॉज आप तो यहाँ पर नेट अमाउंट पे करोगे विच इज़ 70 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये रोज आ रहा है कि वैल्यू सप्लाई क्या होगी, 70 रुपीज़ होगी कि 100 रुपीज़ होगी। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर सब्सिडी अगर किसी और थर्ड पर्सन ने नहीं दिया, एंड दैट मीन्स अदर देन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो फिर वो इंक्लूड होगा। दैट मीन्स इस केस में जो तो दोनों वैल्यू इंक्लूड होगी, 70 रुपीज़ प्लस 30, दैट मीन्स वैल्यू सप्लाई 100 रुपीज़ होगी। बट अगर ये 30 रुपीज़ की सब्सिडी अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट देती है, तो वैल्यू और सप्लाई क्या होगी, 70 रुपीज़ ही होगी, सॉरी वैल्यू सप्लाई क्या होगी, 70 रुपीज़ होगी। जैसा कि देखिए हम सबके घर पे जो गैस सिलेंडर आता है तो उस पर जो सब्सिडी मिलती है तो वो किसने दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है। तो GST तो वैल्यू सप्लाई क्या हो गया, वो नेट अमाउंट होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं यहाँ पर कि क्या क्या एक्सक्लूड होगा। डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट देखिए मान लीजिए एट द टाइम ऑफ सप्लाई किया गया है तो वो तो एक्सक्लूड होगा ही होगा, तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है। बट अगर मान लीजिए डिस्काउंट आफ्टर सप्लाई किया, तो यहाँ पर जो कंडीशन यहाँ पर जो फुलफिल करनी पड़ी, दो कंडीशन है।
फर्स्ट वन इज देयर शुड बी सम एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मीन्स यहाँ पर जो है सप्लायर के द्वारा कोई एग्रीमेंट यहाँ पर होना चाहिए। एग्रीमेंट इन द सेंस दैट मीन्स सपोज देयर शुड बी सम स्टेटमेंट लाइक इफ़ यू पे दिस अमाउंट विद इन 7 days यू विल गेट this % of discount। ठीक है, so that means there is some written agreement by the supplier। तो यहाँ पर जो है तब जो है वो उसको एक्सीक्यूट कर सकता है। सेकेंड वन इज जब उस पर डिस्काउंट अवेलेबल है, डिस्काउंट जब एक्सीक्यूट करेंगे तो उस पर जो है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वो भी जो है वो रिवर्स होगा। क्या होगा, जैसा मान लीजिए दैट मीन जो डिस्काउंट वैल्यू वो भी जो है वो रिफंडेबल होगी। कैसे होगी, मान लीजिए एग्जांपल है, देखिए आपने जो है 500 रुपीज़ का कोई रॉ मटेरियल अपने प्रोडक्ट जब आपने सिलेक्ट किया और जब पेमेंट कर रहे हो तो आपने उस पर GST दिया एट 12% के हिसाब से 60 रुपीज़। टोटल अमाउंट कितना पे किया आपने, 560। आप पे कर चुके हो। अब आफ्टर सम टाइम आपको जो सप्लायर जो है वो 100 रुपीज़ का डिस्काउंट देने जा रहा है। दैट मीन्स नेट अमाउंट कितना होगा आपका, होगा 460। नेट अमाउंट कितना होगा आपका, 460 होगा। बट द पॉइंट इज इस 100 रुपीज़ में आपका टैक्स भी तो इंक्लूड होगा, क्योंकि आपने टैक्स पे कितना पे किया है, 60 रुपीज़। तो आपने जो ज़्यादा टैक्स पे किया है तो आपको टैक्स अमाउंट वो भी रिफंडेबल होगा। वो कैसे होगा, 460 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइड बाई 112, तो कितना अमाउंट आएगा, 49.29। दैट मीन्स आपको एक्चुअली में पे कितना पे करना चाहिए था, 49.29, बट एक्चुअली आपने पे कितना किया, 60। दैट मीन्स ये अमाउंट भी आपको जो वो रिफंडेबल होगा। ठीक है, इसको आप दूसरे तरीके से समझा सकते हैं। 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइड बाई 112, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, 10.71। सेम अमाउंट आया। आप दोनों में से दोनों मेथड कोई भी फॉलो कर सकते हो। तो ये अमाउंट भी आपको जो है रिफंडेबल होगा। नाउ वैल्यूएशन रूल्स। वैल्यूएशन रूल्स क्या है, देखिए जो हमने ऊपर पॉइंट जो हमने लेफ्ट आउट कर दिए थे, दैट मीन्स दीज 4 पॉइंट्स जो हमने छोड़ दिए थे ये हम पढ़ रहे हैं, यानी कि इन द केस ऑफ विदाउट कंसिडरेशन, पार्टी पेमेंट, रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन और एजेंट। तो फर्स्ट रूल इज 27, दैट मीन्स प्राइस इज नॉट सोल कंसिडरेशन। देखिए सोल कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स अगर मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट आपने परचेज किया है, से रुपीज़ 100 रुपीज़, सो आपने कैश पे किया 60 रुपीज़ एंड 40 रुपीज़ का आपने इन काइंड कुछ और दे दिया आपने। ठीक है, तो उस केस में जो वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर देखिए 4 पॉइंट है, A, B एंड C। तो यहाँ पर जो है ये आप पॉइंट सीखें एज पर दी प्रेफरेंस, यानी कि पहले प्रेफरेंस दी जाएगी A को, यानी कि फर्स्ट पॉइंट इज A, दैट मीन्स ओपन मार्केट वैल्यू। दैट मीन्स फर्स्ट दी वैल्यू सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड बाय ओपन मार्केट वैल्यू। ठीक है, देन बी क्या बोलता है, अगर A अवेलेबल नहीं है या फिर निकाल नहीं पा रहे, डिटरमाइन नहीं कर पा रहे ओपन मार्केट वैल्यू से, तो बी होगा। बी क्या कह रहे हैं, देन द वैल्यू सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड बाय द समेशन ऑफ कंसिडरेशन प्लस इक्विवेलेंट नॉट मनी। व्हाट इज दैट मीन, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, 100 रुपीज़ का वैल्यू है, आपने पे किया, कैश पे किया 60 रुपीज़ का, 40 रुपीज़ का आपने इन काइंड कुछ और आपने दे दिया। तो इन काइंड की वैल्यू भी जो है वो मार्केट में देखेंगे जो वैल्यू होगी, प्लस जो आपने कैश पे किया, उन दोनों का टोटल करेंगे, दैट विल बी दी वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, नाउ कम टू पॉइंट नंबर C। दैट मीन्स पॉइंट नंबर C कब होगा, जब A और B दोनों पॉइंट अवेलेबल ना हो। तो उस केस में क्या होगा, प्राइस पेड बाय अदर रेसिपिएंट। मान लीजिए आप कोई भी प्रोडक्ट जो परचेज करने जा रहे हैं उस पर जो है कोई सप्लायर जो है उस पर वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो उस केस में जो है सप्लायर देखा कि मैंने उसकी वो वैल्यू जो है उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो मैंने उसने जो है किसी और को कितने पे बेचा था। ठीक है, यानी कि प्राइस पेड बाय अदर रेसिपिएंट, सो दैट विल बी दी वैल्यू ऑफ सप्लाई। नाउ डी पॉइंट इज इफ A, B, C all are not available, then the value supply shall be determined by rule number 30 and 31। यानी कि अगर A, B और C तीनों ही अवेलेबल नहीं है तो आप गवर्नमेंट बोलती है कि आप रूल नंबर 30 एंड 31 फॉलो करो। अभी हम पढ़ेंगे रूल नंबर 30, 31 क्या है। फर्स्ट पहले पढ़ते हैं रूल नंबर 28, दैट मीन्स डिस्टिंक्ट पर्सन। देखिए डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होते हैं, बेसिकली
मान लीजिए आप दिल्ली में भी रजिस्टर्ड हैं, हरियाणा में भी एंड एमपी में भी। आपने जो है यहाँ पर जो है इन सब में देखिए अलग अलग स्टेट का अलग अलग जीएसटी नंबर होता है, ठीक है। बट जीएसटी जो है नंबर जो है वो किस पे रजिस्टर्ड होता है, एज पर पैन बेस होता है। तीनों का पैन नंबर तो सेम होगा, बस जीएसटी नंबर अलग होगा। तो उस केस में ये तीनों पर्सन जो होंगे, यानी कि इन केस में अगर कोई भी वैल्यू सप्लाई हो रही तो उस केस में क्या मानेंगे हम, डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे इन सब के केस में, ठीक है। और इसमें हम जो क्या मानेंगे, रिलेटेड पर्सन मानेंगे, ठीक है। तो इस केस में देखिए वैल्यू सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगी। फर्स्ट प्रेफरेंस गोज टू अपर मार्केट वैल्यू। बी पॉइंट इज इफ ए इज नॉट अवेलेबल देन द प्राइस पेड बाय अदर्स, जो हमने ऊपर पढ़ा। एंड अगर ए एंड बी दोनों अवेलेबल हैं देन फॉलो रूल नंबर 30 एंड 31। ओके, नाउ कम टू रूल नंबर 29, दैट इज एजेंट। एजेंट के थ्रू अगर आप कोई भी सप्लाई कर रहे हो तो इस केस में जो है सप्लायर को यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइस पेड बाय इंडिपेंडेंट सप्लायर ऑफ एजेंट, एंड सेकेंड ऑप्शन इज 90% अमाउंट पेड बाय द कस्टमर टू दैट एजेंट। देखिए इसको यहाँ समझते हैं, इसको यहाँ पर समझ नहीं आएगा तो मैं फिर से लिख देता हूँ। देखिए मान लीजिए ये आप हैं, आप कौन हो, सप्लायर, ठीक है। ये कौन है, रेसिपिएंट, ठीक है। बट यहाँ पे जो आप हो वो कौन हो, प्रिंसिपल पर्सन हो, एंड ये कौन है, एजेंट, ठीक है। सॉरी ये रेसिपिएंट नहीं है, सॉरी रेसिपिएंट नहीं है, मीन्स आप प्रिंसिपल हो और ये एजेंट है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो भी सप्लाई हुई है इसमें जो वैल्यू सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो पा रही कि इन दोनों के बीच में सप्लाई हो रही है, व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो इस केस में फर्स्ट ऑप्शन क्या है, प्राइस पेड बाय इंडिपेंडेंट सप्लायर ऑफ एजेंट। मान लीजिए वही सेम गुड्स जो हैं जो आपने किया है, कोई एक दूसरा इंडिपेंडेंट सप्लायर है जो कि इस एजेंट को किया है, कितने पे किया है, मान लीजिए 4550 रुपीज़ पे इसको पे किया है। तो या तो वो मान लो वैल्यू सप्लाई, या फिर मान लीजिए ये जो एजेंट है ये अपने कस्टमर को, मान लीजिए कोई कस्टमर है, इस कस्टमर को जो है ये 5000 पे वो गुड्स जो वो सेल ऑफ करता है। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल के पास फर्स्ट ऑप्शन क्या है, या तो वो ये मान ले या तो इसका 90% वैल्यू मान ले। 90% वैल्यू कितनी होगी, 4500। तो या तो ये मान ले या तो ये मान ले, ये ऑप्शन छोड़ दिया एजेंट के ऊपर, सॉरी सप्लायर के ऊपर, ठीक है। ये कब एप्लीकेबल होगा, व्हेन द वैल्यू सप्लाई इज नॉट डिटरमाइंड, ठीक है। नाउ कम टू रूल नंबर 30। 30 क्या है, जो हमें ऊपर पढ़ा था कि अगर 27 में हमने पढ़ा था प्राइस नोट सोल कंसेशन एंड डिस्टेंट में, तो रूल नंबर 30 में क्या पढ़ता कि वैल्यू सप्लाई शैल बी 100% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और कॉस्ट ऑफ प्रोविजन। तो वो क्या होगी, वैल्यू सप्लाई। 31 क्या बोल दिया कि इट विल बी द एडेड चॉइस ऑफ द सप्लायर कैन टेक एनी प्राइस अंडर द रूल्स। यानी कि ये कुछ एक्सेप्शन केसेस, बहुत कम होता है, ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी एक्सेप्शन केस डाल दिया कि अगर कुछ ऐसी सर्कमस्टांस हो गए कि जो है वैल्यू सप्लाई डिटरमाइन हो ही नहीं पा रही, जितने भी ऊपर हमने रूल पढ़े उन सब केसेस में जो है वैल्यू सप्लाई डिटरमाइन हो ही नहीं पा रही, तो इस केस में सप्लायर के ऊपर छोड़ दिया कि आप जो बोलोगे वही मानेंगे, ठीक है। नाउ मूविंग टू रूल नंबर 32। रूल नंबर 32 किस केस में है, दैट मीन यहाँ पर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज हो रही है। दैट मीन मान लीजिए अगर आपका बिजनेस है फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, कोई बाहर से कोई, देखिए कोई टूरिज्म है, कोई बाहर से कोई
घूमने आया, आपने उससे डॉलर लिए और आपने उसको जो रुपये में कन्वर्ट करके दे दिए, ये आपका बिजनेस है। तो इस केस में वैल्यू सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगी? यहाँ पर दो ऑप्शन है, पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे ऑप्शन 1 क्या है। ऑप्शन 1 में भी आपकी देखिए तीन केसेस हैं। तीन केस क्या होंगे? फर्स्ट केसेस कि जो भी सेल और परचेज का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द वैल्यू सप्लाई। जैसे देखिए आपने जो है मान लीजिए उस पर्सन को जो है टोटल ग्रोस वैल्यू कितनी है 65,000 की है, मीन्स आपने डॉलर लिए 65,000 के, बट आपने बेच दिए किसको? RBI को 63 में, ठीक है। तो आपको पर डॉलर के हिसाब से उसको वैल्यू प्रॉफिट कितना हुआ 2,000 का, तो दैट विल बी दी वैल्यू सप्लाई, ठीक है। बट अगर सेकंड केस है कि व्हेन द RBI रेफरेंस रेट इज नॉट अवेलेबल, तो इस केस में क्या होगा? वैल्यू सप्लाई शैल बी 1% ऑफ ग्रोस अमाउंट। जैसे देखिए सेम एग्जांपल, अगर आपने ग्रोस अमाउंट कितना करा 65,000 का, US डॉलर कितने की है आपने 65, अब RBI रेफरेंस एप्लीकेबल नहीं है, तो इस केस में का 1% ऑफ 65,000 दैट मीन्स वैल्यू सप्लाई शैल बी ₹650। देन द थर्ड केस इज व्हेन द RBI रेफरेंस रेट when थर्ड केस क्या आपका? when the Indian currency is not available इन द सेंस, यानी कि यहाँ पर एप्लीकेबल ही नहीं, अप्लाई नहीं हो पा रही। दैट मीन्स मान लीजिए कोई टूरिज्म आया, आपने उससे डॉलर लिए और आपने इन एक्सचेंज आपने उसको यूरो दे दिए, दैट मीन्स यहाँ पर जो इंडियन करेंसी है ही नहीं। सो इस केस में वैल्यू सप्लाई क्या होगी? उस केस में हम जो डॉलर का 1% एंड यूरो का 1%, दोनों का 1% निकालेंगे, विच एवर इज लोअर शैल बी दी वैल्यू सप्लाई, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट ऑप्शन। देन सेकेंड ऑप्शन क्या है? सेकेंड ऑप्शन देखिए, जैसे इनकम टैक्स में स्लैब रेट होती है वैसे इसमें स्लैब रेट नहीं है। दैट मीन्स अगर मान लीजिए ग्रोस अमाउंट अगर आपका फ्रॉम 1 रुपी टू अप टू ₹1,00,000 है, सो वैल्यू सप्लाई क्या होगी? वैल्यू सप्लाई शैल बी 1% ऑफ ग्रोस अमाउंट, बट देयर मिनिमम अमाउंट शुड बी 250, यानी कि वैल्यू अगर मान लीजिए ग्रोस अमाउंट अगर ग्रोस अमाउंट अगर आपका ₹1 से लेकर अप टू ₹1,00,000 तक है, तो वैल्यू सप्लाई क्या होगा? 1% ऑफ ग्रोस अमाउंट, ठीक है। बट यहाँ पर मिनिमम वैल्यू सप्लाई शैल बी ₹250 होगी। देन सेकेंड केस क्या आपका? मोर देन ₹1,00,000 बट अप टू ₹10,00,000, देन वैल्यू सप्लाई शैल बी 1,000 प्लस 0.5% ऑफ डिफरेंशियल अमाउंट। डिफरेंशियल, सॉरी ये बाय मिस्टेक है आपका, दैट शुड बी डिफरेंशियल। अभी मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा उसको मैं। डिफरेंशियल अमाउंट, तो देखिए सेकंड केस में क्या होगा? 1,000 प्लस 0.5% ऑफ डिफरेंशियल अमाउंट। देन अगर मान लीजिए ग्रोस अमाउंट इज अबाउट 10,00,000, तो क्या होगा? वैल्यू सप्लाई शैल बी 5,500 प्लस 0.1% ऑफ डिफरेंशियल अमाउंट, बट मैक्सिमम अमाउंट शुड बी ₹60,000। लेट्स अंडरस्टैंड दिस टॉपिक थ्रू अ टेबुलर फॉर्म। देखिए मेरा एग्जांपल यहाँ पर, अगर मान लीजिए ग्रोस अमाउंट 6500 है, तो देखिए फर्स्ट केस में लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? 1% ऑफ ग्रोस अमाउंट, तो 1% कितना हुआ 6500 का? 65, बट मिनिमम कितना अमाउंट आना चाहिए? 250, तो वैल्यू सप्लाई क्या होगी? 250, दैट मीन्स GST किस पे लेवी होगा? 250 पे होगा। नाउ सेकंड केस अगर मान लीजिए 65,000 हुआ, तो क्या होगा? 1% ऑफ ₹65,000 दैट इज ₹650, तो क्या होगा? 650 होगा, बिकॉज मिनिमम अमाउंट 250 है तो 650 होगा पर। देन थर्ड केस अगर मान लीजिए अमाउंट कितना हुआ? 6,50,000, तो यहाँ पर देखिए सेकंड केस यहाँ पर लाई कर रहा है, तो देखिए कैलकुलेट कैसा होगा? 1,000 प्लस 0.5% कैसा होगा? 6,50,000 माइनस 1,00,000, 1,00,000 ये वाला अमाउंट है। जैसे देखिए इनकम टैक्स में कैलकुलेट करते थे हम, इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल अमाउंट। सो 650 माइनस 1,00,000, इसका 0.5% प्लस 1,000, दैट मीन्स वैल्यू सप्लाई शैल बी 3,750। इस पे जो है GST एप्लीकेबल होगा, लेवी होगा, ठीक है। देन मान लीजिए अगर अमाउंट 65 लाख है, तो क्या होगा? 5,500 प्लस 0.1% ऑफ डिफरेंशियल अमाउंट, तो कितना अमाउंट आएगा आपका? 11,000 सॉरी।
अगर मान लीजिए अमाउंट अगर आप कितना है आपका 6,50,00,000 अमाउंट है, ठीक है, तो वो एक्सीड कर जाएगा 60,000 से, बट मैक्सिमम कितना चाहिए वैल्यू सप्लाई 60,000 ही होगा आपका, ठीक है। नाउ कम टू रूल नंबर 33 दैट इज लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। देखिए बिफोर स्टडी दिस कंसेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो कि इसके लिए हमको जो है वैल्यू सप्लाई में इसके पढ़ने की ज़रूरत क्या है। मीन्स मान लीजिए अगर आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम आप पे कर रहे हो, सपोज 10,000 पर एनम। अब वो आप किस लिए पे कर रहे हो, क्योंकि वो उससे आपका जो है रिस्क जो वो कवर हो रहा है, ठीक है। तो जितनी आप पेमेंट कर रहे हो वही आपका उस पर तो जीएसटी पहले करोगा, हाँ जी उसी पे होगा। तो सर हम यहाँ पर इसमें अलग केस क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है कि आजकल की जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है वो कुछ अलग तरीके से आपके जो है लाइफ इंश्योरेंस देते हैं। अलग इन सेंस जो आप प्रीमियम पे कर रहे हो वो जो प्रीमियम है वो आप उसमें आपके दो कंडीशन एप्लीकेबल हो रही है। मीन्स उस पर जो आपका रिस्क तो कवर हो ही रहा है, वो आपका कुछ अमाउंट जो आपका इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं बाहर, ठीक है। तो इस तरह के में आपका जो है वैल्यू सप्लाई डिटरमाइन करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। दैट्स वाई वी आर स्टडिंग इन दिस रूल नंबर 33 कि वट विल बी द वैल्यू सप्लाई in the case of life insurance business when the premium amount covered both, that is investment amount plus risk covered, okay। तो देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट सेज that the value of supply shall be determined by gross amount premium charge minus amount allocated to insurance covered। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए 10,000 आप अमाउंट पे कर रहे हो और 10,000 में 2,000 जो है वो अमाउंट आपका इन्वेस्टमेंट्स के बेसिस पे है, तो जीएसटी जो वो एप्लीकेबल सिर्फ 8,000 में होगा। वैल्यू सप्लाई क्या होगा आपका 8,000 होगा, 10,000 नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट होगा आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड केसेस अगर मान लीजिए फॉर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है तो क्या होगा, वैल्यू सप्लाई क्या होगी 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम, यानी कि अगर आप बहुत बड़ा लमसम अमाउंट आप एक साथ पे कर रहे हो और अगर इसमें इन्वेस्टमेंट प्लस रिस्क कवर दोनों इंक्लूड है तो उस केस में जो है 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम वही आपका वैल्यू सप्लाई होगा। अच्छा इसमें याद रखना ये केस हम तब पढ़ रहे हैं जब इसमें इन्वेस्टमेंट बेस अमाउंट प्लस रिस्क कवर्ड इंश्योरेंस दोनों इंक्लूड तो ही होगा। अगर मान लीजिए सिर्फ रिस्क कवर्ड बेसिस पे है फिर तो जितना पे करो उतना ही होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज रूल नंबर 34 दैट मीन्स एयर ट्रेवल एजेंट। ये काफ़ी ईजी है, क्या है अगर मान लीजिए डोमेस्टिक बुकिंग है तो उसमें वैल्यू सप्लाई क्या होगी 5% ऑफ बेसिक फेयर, इंटरनेशनल बुकिंग होगी तो 10% ऑफ बेसिक फेयर। बेसिक फेयर क्या होता है, बेसिकली बेसिक फेयर ऑन विच कमीशन इज नॉर्मली पेड टू द एयर ट्रेवल एजेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज रूल नंबर 35 दैट इज सेकेंड हैंड गुड्स। तो सेकेंड हैंड गुड्स में वैल्यू सप्लाई क्या होगा, दैट मीन्स प्रॉफिट बेस पे होगा। इसमें आपका जितने पे आपने खरीदा था और अगर उससे ज़्यादा अमाउंट में आपने बेच दिया यानी कुछ प्रॉफिट हुआ तो वही प्रॉफिट क्या होगा, वैल्यू सप्लाई। बट यहाँ पर एक कंडीशन है कि इस पर आपको जो है आईटीसी नहीं मिलेगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी, इस पर आर्टिस्ट नहीं मिलेगा। एंड सेकंड कंडीशन क्या होगी आपकी इसमें कि हाँ कि द नेचर ऑफ गुड्स डजंट चेंज। मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा, ठीक है, और कुछ टाइम यूज़ करने के बाद हमने वही गुड्स आपने किसी थर्ड पर्सन को सलाह कर दिया, उस पर जो आपको कुछ अमाउंट का कोई प्रॉफिट हो रहा है, बट आपने उस नेचर को जो है उस गुड्स को जो आपने जो यूज़ कर लिया लेकिन उसका गुड्स का जो नेचर चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो उसी प्रॉफिट पे जो आपको जो है वो वैल्यू सप्लाई होगा और उस पर जो है जीएसटी एप्लीकेबल होगा, बट उस पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। नाउ कम टू इंटर ब्रांच सप्लाईज। इंटर ब्रांच सप्लाई में क्या है, अगर गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया गया है कि एज पर सेक्शन 25 ब्रांच इंटर ब्रांच में अगर कोई भी वैल्यू कोई भी अगर सप्लाई हो रही है, चाहे वो इंटर स्टेट हो चाहे वो इंट्रा स्टेट हो, तो उस केस में वैल्यू क्या होगी, नील होगी। बट यहाँ पर ये गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी तभी होगा, अदरवाइज जो भी वैल्यू होगी वही होगी, जो भी हमने ऊपर पढ़ा उसी तरह से एप्लीकेबल होगा, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट केस दैट इज इन द केस ऑफ टोकन, वाउचर, कूपन और स्टैम्प।
उस केस में क्या होगा, मान लीजिए जैसे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, मान लीजिए जैसे जो रिचार्ज कूपन होता है, मान लीजिए वो रिचार्ज कूपन रुपीज़ 100 रुपीज़ का है, ठीक है, बट आपको पेमेंट करनी है सिर्फ 90 रुपीज़ की, बट 90%, बट आप जो है आप तो टोटल टाइम तो आपको 100 रुपीज़ का मिला है, ठीक है, बट आप चाहे पे करो 90 रुपीज़, लेकिन आपको टोटल टाइम 100 रुपीज़ का मिल रहा है, तो इस केस में जीएसटी जो है वो किस पे एप्लीकेबल होगा, 100 रुपीज़ का होगा। दैट मीन्स वैल्यू सप्लाई शैल बी ₹100, नॉट ₹90। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्योर एजेंट। देखिए प्योर एजेंट कौन होता है, बेसिकली मीन्स उनका कोई रेगुलर बिजनेस नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं। दैट मीन्स वो जो गुड्स जो सेल ऑफ करते हैं उस पर ना तो उनका कोई, ना तो उनका खुद का गुड्स होता है, ना तो वो यूज़ करते हैं, ना ही उन पर उनका कोई टाइटल होता, ठीक है। तो उस केस में उस पर्सन क्या बोलते हैं हम, प्योर एजेंट। तो उस केस में देखिए जो वैल्यू सप्लाई देखिए कैसे डिटरमाइन होगी, देखिए चार्ट देखिए, ए कौन है, सप्लायर है, ए जो है रेगुलर सप्लाई करता है सी पर्सन को, ये कौन है, रेसिपिएंट, ठीक है। सी ने ए को बोला कि आप मेरे बिहाफ पे कुछ गुड्स जो हैं बी को प्रोक्योर कर दीजिए, कुछ गुड्स बी को प्रोक्योर कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए ही इज एक्ट एन एजेंट। अब ये इसका कोई रेगुलर बिजनेस नहीं है कि वो एजेंट के थ्रू हमेशा वो गुड्स की जो सप्लाई करता है, वो ए के सी की रिक्वेस्ट बेसिस भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए का हो जाएगा प्योर एजेंट। बट द क्वेश्चन इज कि यहाँ पर क्या क्या कंडीशन एप्लीकेबल होगी और वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी। पहले कंडीशन पढ़ते हैं, कंडीशन क्या क्या होगी कि देयर शुड बी सेपरेट अमाउंट इंडिकेट। दैट मीन्स ए जो सी से ले रहा है, जो एक्चुअल में गुड सप्लाई कर रहा है, तो वो इससे अलग होना चाहिए, यानी कि इसका अमाउंट अलग और इसका अमाउंट अलग, ठीक है। सेकंड केसेस डजंट होल्ड एनी टाइटल। दैट मीन्स ए के पास से उस गुड्स का कोई टाइटल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो गुड्स किसके हैं, सी के हैं, ठीक है। देन थर्ड वन इज प्रायर कॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन्स देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड सी, ठीक है। ये पॉइंट हटा देते हैं, ठीक है। तो ये जो कंडीशंस हैं, तो इसी केस में जो है आपका जो क्या होगा, प्योर एजेंट के केस में, कि वैल्यू सप्लाई क्या होगी। दैट मीन्स जो एक्स्ट्रा जो पेमेंट जो इसने ली है, इसी सी से जो पेमेंट ली है प्रिक्योर करने के लिए, उसी पे जो क्या होगा, वैल्यू सप्लाई होगा, ठीक है। ना कम टू रूल नंबर 38, दैट इज रेट ऑफ एक्सचेंज। तो रेट ऑफ एक्सचेंज देखो कब एप्लीकेबल होगा, आरबी रेफरेंस रेट के एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और जैसे कि हमने पढ़ा था सेक्शन 12 एंड 13 में, इन द केस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, उसी डेट पे होगा, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज इंक्रीज ऑफ टैक्स, यानी कि कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिसपे जो वो टैक्स इंक्लूड है, बट वैल्यू और सप्लाई कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो वैल्यू जितनी वैल्यू इंक्रीज ऑफ टैक्स मल्टीप्लाइड बाय जीएसटी रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, ठीक है। तो इस मेथड से हम जो है वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट वैल्यू सप्लाई। So thank you for watching this video. Please keep like and subscribe my channel. Thank you.